हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3579। हमारी एपी क्या है 3579 और डॉट डॉट डॉट, ये हमारी एपी है। ठीक है, अब इसके कितने मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। इस एपी के 3579 इसके कितने टर्म्स जोड़े जाएँ, आगे तक कितने टर्म जोड़े जाएँ कि हमको जो सम मिले वो 120 मिल जाए। मतलब एस एन, ठीक है, एस हमें कितना मिल जाए 120, सम हमें कितना मिल जाए 120। अब हमें क्या एन पता लगाना है, यानी कि एस एन हमारा क्या होता है 120 मिल जाए, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो एन हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, तो देखो लिख लेंगे लेट इस एपी के मान लो कितने एन टर्म्स जोड़े जाए, तो लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स एडिड टू गेट 120। ठीक है, तो हमारा एस एन हमारा कितना हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। एस एन का फार्मूला रख देंगे n/2 2a + n-1 डी होता है फार्मूला। ठीक है, इक्वल टू 120। ठीक है, n/2 a क्या है हमारा 2 × 3 + n-1 डी हमारा क्या है 2 है यहाँ पे, इक्वल टू 120। चाहो तो आगे लिख देना, और फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या है 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा इक्वल टू डी होता है, जो कि यहाँ पे हमारा क्या है 5 - 3 यानी कि 2 है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, लिख देना सही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस 2 को उधर भेज दिया, तो ये एन यहाँ पे कितना रहेगा 2 × 3 = 6 प्लस 2 को मल्टीप्लाई 2n-2, और इस 2 को उधर भेजेंगे तो 120 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा अंदर n, और 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो 2n + 4, ठीक है, इक्वल टू 120 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो n × 2 × n + 2 इक्वल टू 120 × 2। ठीक है, और सॉल्व करेंगे n × n + 2 इक्वल टू 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो n अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 2n इक्वल टू 120 हो गया, तो n² + 2n - 120 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेंगे, -120 है तो -120, उधर 1 है तो -120 × 1 यानी कि -120। इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं आपको कि क्या आ जाए सम उनका क्या आ जाए, जोड़ के 2n आ जाए। देखो तो 12 × 10 12 × 10 क्या होता है 120 होता है, माइनस और लगाना है, माइनस यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n² + 12n - 10n - 120 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, n कॉमन ले लिया, n + 12 -10 कॉमन ले लिया, n + 12 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा n - 10 n + 12 इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी जो लिखते थे हम, क्या या तो ये 0 होगा, यानी कि आइदर लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, n - 10 इक्वल टू 0, या फिर n + 12 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब या तो n, यानी कि आइदर, या तो n हमारा क्या आ जाएगा आइदर, कुछ लोग इधर भी बोलते हैं इसको, तो आइदर इधर दोनों बोला जाता है। तो क्या इसकी, तो या तो n हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, या फिर n हमारा क्या आ जाएगा 12 को उधर भेजेंगे -12 आ जाएगा। अब n हमारी 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई, एक हमारी 10 आ गई, एक हमारी -12 आ गई। लेकिन n हमारा है क्या, ये आप ध्यान दें। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं इस एपी की 3579, कितनी टर्म्स को जोड़ा जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होती हैं, मान लो 2 टर्म जोड़ी गई, दो टर्म यहाँ तक जोड़ी गई, 3 टर्म जोड़ी गई, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होंगी, हमेशा 1 2 3 4 ऐसे नंबर होंगी ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होंगी ना। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। नंबर ऑफ़ टर्म्स, कोई टर्म तो नेगेटिव में हो सकती है, वो टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब टर्मों की गिनती। जो टर्मों की गिनती है वो कैसे नेगेटिव में हो सकती है। आप किसी चीज़ को गिनते हैं, वो कैसे गिनते हैं, जैसे ये एक पेन रखा हुआ है, ऐसे ही एक और पेन रखा हो, तो उसको कैसे गिनेंगे, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन ऐसे गिनेंगे ना, -1 पेन -2 पेन -3 पेन ऐसे तो नहीं गिनेंगे ना। तो जो गिनती होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, या फिर कहते हैं नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, तो ये n क्या है, नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसको हम लिख लेंगे n = 10, आगे रीज़न लिख लेंगे, सिंस n क्या है, n नेगेटिव नहीं हो सकता, और क्या, और n हमारा क्या है नंबर ऑफ़ टर्म्स, लिख देंगे n क्या है नंबर ऑफ़ टर्म्स है, तो इसलिए क्या नंबर ऑफ़ टर्म्स
कैनट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर निकलो तो और अच्छा है, कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। कैन नॉट बी नेगेटिव भी चल जाएगा, कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर भी चल जाएगा, दोनों चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती हमारा, इसलिए एन हमारा 10 हो गया, ठीक है। हमें क्या पता लगाना था, यही पता लगाना था। तो हमारे कितनी टर्म्स जुड़ी जाएंगी, 10 टर्म्स जुड़ी जाएंगी, इसलिए लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स लिख दो जो जोड़ी जाएंगी, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब जिनकी ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, या खाली नंबर ऑफ टर्म्स लिख दो तब भी चल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 10 हो जाएंगी, या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितना 10, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 17, 15, 13, 11 डॉट 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम। वही सवाल है पहले वाली सवाल की तरह। क्या AP हमारी क्या आ गई, बस AP हमारी क्या आ गई यहाँ पे 17, 15, 13, 11, ये हमारी AP है, ठीक है। इनको जोड़ के इनकी कितनी, इस AP की कितनी टर्म जोड़ी जाएगी 72 आ जाए। तरीका वही होगा जैसे अभी कर रहा है। दूसरा सवाल क्या है, इसका दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो जो डबल आंसर आएंगे इसमें, मतलब जैसे पिछले वाले सवाल में हमारे क्या आए थे, n की 2 वैल्यू आई थी, ठीक है। लेकिन हमने उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने n की एक वैल्यू को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट क्यों कर दिया था, क्योंकि ये नेगेटिव में आएगी। तो जहाँ तक है इसमें n की, इस सवाल के अंदर n की ऐसी 2 वैल्यू आएंगी जिनमें से कोई भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं होंगी, मतलब दोनों वैल्यू सही होंगी, ठीक है। तो उसकी जो 2 वैल्यू आएंगी उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन द डबल आंसर कि 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, मतलब n की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों सही आएंगी इस सवाल के अंदर, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो क्योंकि तभी ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है। अगर एक वैल्यू सही होती, एक वैल्यू गलत होती, तो गलत वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते, तो एक ही वैल्यू बचती, ठीक है। फिर तो क्या हो जाता, फिर डबल आंसर नहीं होता, फिर तो सिंगल आंसर होता, ठीक है। लेकिन डबल आंसर आएगा, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है, सॉल्व करके। तो वही करेंगे जैसे पहले साल की लैंग्वेज देखो यही हो जाएगी, ठीक है। यही लिख लेंगे, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स एडेड टू गेट। अब यहाँ पे 120 की जगह क्या कर लेंगे, हमको क्या चाहिए 72, तो यहाँ पे कर लेंगे 72। यही पूरा फार्मूला लगा देंगे। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो वही लिख लेना, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स टू गेट द सम 72। तो SN मेरा क्या हो गया 72 हो गया। फार्मूला लगा दिया क्या, n/2 a प्लस n-1 d इक्वल टू 72। वैल्यू रख दी ए और डी की अगली टर्म में, अगले स्टेप में। तो ए क्या है 17 में, एन क्या है कुछ नहीं है वही है एन। तो डी क्या है 15 में से 17 घटाए तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 72 हो जाएगा। वैल्यू रखी है तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, सिंस पहली टर्म क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि जो कि ए होता है वो क्या है 17, और कॉमन डिफरेंस लिख देना, जो कि डी होता है वो है हमारा कितना -2, ठीक है। बस सॉल्व करते जाएंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी सॉल्व किया था पिछले सवाल में, उसमें तो इसमें भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करने के बाद n की आपकी 2 वैल्यू आएंगी आपकी, ठीक है। एक n की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी और एक n की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी आपकी बनेगी n² - 18n + 72 बन जाएगी। देखो n² - 18n + 72 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी 6 और 12 वैल्यू आ जाएंगी। देखो कैसे जाएंगी, ये 72 इधर 1 है तो 72 × 1 यानी कि 72 को 2 टुकड़े करने हैं, क्या करने हैं 72 में क्या मल्टीप्लाई किया n² का कोफिशिएंट वो क्या है 1, तो 72 ही आया। 72 के 2 टुकड़े इस तरीके से करने कि -18 बन जाए, तो क्या होता है 12 6 या 72 होता है। देखो 12 × 6 या 72 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है -18 बनाना है, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा, दोनों को माइनस का कर दो, ठीक है। तब भी 12 से हटो, जुड़ के माइनस का, तो यहाँ से इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो n की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता है और जो 2 टुकड़े होते हैं, जो 2 टुकड़े हमने करे होते हैं उन्हीं का नेगेटिव ले लेते हैं। इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा -12 और -6, यही आंसर होते हैं हमारे n में, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है जल्दी पता लगाने की, ठीक है। अगर आपको मतलब वैसे तो सॉल्व करके दिखाना है आपको टीचर को, लेकिन जल्दी आपको वैसे ही पता लगाना है। तो क्या होता है इसका दोनों का नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -12 + 12 हो जाएगा, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -6 यानी कि 6। तो 12 और 6 क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आपको तो पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो n की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक आ जाएगी 12 और एक n की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखो n की वैल्यू 12 आ रही है और n की वैल्यू 6 आ रही है। अब n क्या है हमारा, n है कि कितनी टर्म ली जाए हमारी, कि क्या है सम आ जाए 72। तो
हमारा इससे मतलब ये आ रहा है कि अगर हम 12 टर्म लेंगे इस एपी की 12 टर्म ले लें तब भी सम हमारा 72 आएगा, और इस एपी की हम 6 टर्म ले लें तब भी सम 72 आएगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है भाई क्योंकि ये हमारी ये जो एपी है ना, ये डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। ऐसा हमेशा किस में होगा? डिक्रीजिंग एपी में होगा। किस में? डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी मतलब ये एपी लगातार घटती जा रही है। आप ध्यान से देखो, पहले पहला वाला टर्म बड़ा था। डिक्रीजिंग एपी का मतलब है जिसका डी नेगेटिव हो। डी क्या है इसका? कॉमन डिफरेंस क्या है? -2 आ रहा था ना कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस क्या है? 15 में से 17 घटाया तो -2 आ गया, ठीक है। ये सब रफ में चल रहा है, ठीक है, समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से यहाँ तक तो सब है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग एपी क्यों है? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हमारा क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, ठीक है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस डी नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव माइनस में आ जाए, वो डिक्रीजिंग एपी बन जाती है। तो इनके साथ ये केस स्पेशल हो जाता है। इन्हीं केसेस में डिक्रीजिंग एपी की केस में ही ऐसा होता है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो, उस केस में ऐसा हो सकता है कि एन की क्या है, 2 वैल्यू आ जाए और दोनों वैल्यू सही हो। क्यों हो सकता है? ध्यान से देखिए क्यों हो सकता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एपी ले रहा हूँ, अपनी तरफ से ले रहा हूँ। देखो इस एपी को आप देखें, क्या -6 -4 -2, ठीक है, 0 2 4 6, ठीक है। ये एक मैं एपी ले रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है, ठीक है। लास्ट टर्म है कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आगे चलती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म इसकी एपी की ये है और ये आगे चलती जा रही है, ठीक है। अब देखें आप, अगर मैं इस एपी की ध्यान से देखना, पहली 2 टर्म का सम लूँ, S2 ले लूँ तो कितना हो जाएगा? पहली 2 टर्म का सम कितना हो जाएगा? ये वाली टर्म यानी कि -6, और इसमें प्लस करनी है क्या? ये वाली टर्म, दूसरी वाली टर्म यानी कि -4। तो कितना हो जाएगा? -6 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस ही हो जाते हैं, तो -4 = -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -10। तो पहली 2 टर्म का सम मेरा कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ, इस एपी की एक पहली 5 का टर्म सम ले लूँ, पहली 5 क्या कहते हैं टर्म्स का सम ले लूँ, तो कितना आ जाएगा? करके देखें आप, -6 और -4 -10 हो गया, ठीक है। -6 और प्लस -4, और फिर क्या कर दिया? +-2 कर दिया, +0 कर दिया और +2 कर दिया। 5 टर्म यहाँ तक हो गई ना, यहाँ तक 5 टर्म हो गई, +2 कर दिया। तो इसको करके देखें आप, -6 और -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 6 -4 और ये भी प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और +0 +2, ठीक है। अब आप देखो क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ लें, ये -6 -4 -10 और -12 और 0 तो कुछ नहीं होता, तो +2 लिख दिया सीधा मैंने, ठीक है, +2। ये कितना हो गया? -10 हो गया। देखो S5 मेरा क्या आ गया? -10 आ गया। तो पहली 2 टर्म का सम भी कितना आ गया? -10 आ गया। और पहली 5 का टर्म भी कितना आ गया? -10 आ गया। यानी कि S2 मेरा जितना जो पहले 2 टर्म का सम है वो बराबर है पहली 5 सम के टर्म के। तो कुछ इसी टाइप का इस क्वेश्चन में हो रहा है, कुछ इसी टाइप का इस क्वेश्चन में आ रहा है। क्या कि पहली 12 टर्म का सम जो है वो बराबर होगा पहली 6 टर्म के सम के, क्योंकि n की वैल्यू 12 और 6 निकल के आ गई है, ठीक है। तो यही हमारा सम, इसलिए तो वो कह रहा है ना, एक्सप्लेन द डबल आंसर। जो डबल आंसर आ रहा है उसको एक्सप्लेन करिए। तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि जो एपी है कुछ इस टाइप की है कि डिक्रीजिंग एपी है हमारी, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए इस केस में हमारा क्या हो गया था, S2 S5 के बराबर हो गया था, S2 S5 के बराबर हो गया था, यानी कि S5 S2 हमारा S5 के बराबर हो गया था, ठीक है। ध्यान से देखो आप, S2 हमारा S5 के बराबर हो गया था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि S5 हमारा S2 के बराबर हो गया। इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि S5 - S2 = 0 हो गया। यानी कि पहली 5 टर्म का सम में से पहली 2 टर्म का सम घटा दो तो क्या हो रहा है? 0 आना चाहिए, ठीक है। पहली 5 टर्म में से पहली 2 टर्म का सम घटा दो, 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये पहली 5 टर्म, इसमें से पहली 2 टर्म का सम आपने घटा दिया, तो जो ये हमारा जो ये टर्म आएंगी, ये 3 टर्म, इनका सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखो 0 है कि नहीं? पहली 5 टर्म में से मैंने क्या घटा दिया, देखो क्या निकल के आया, S2 = S5 आया था, इसको मैंने क्या लिख लिया? S5 = S2 लिख लिया। S5 - S2 = 0 हो गया, ठीक है। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? S5 - S2 = 0, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली 5 टर्म ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, पहली 5 टर्म, इसमें से आप घटा देंगे पहली 2 टर्म का सम, ठीक है। पहली 2 टर्म का सम घटा देंगे, यानी कि पहली 2 टर्म का सम घटा देंगे, तो जो सम आएगा हमारा, पहली 5 टर्म में से पहली 2 टर्म का सम घटा देंगे तो हमारा वो आएगा, जो वो 0 आना चाहिए। तो क्या 0 आ रहा है? चेक कर लें, बिल्कुल आ रहा है। ये -2
0 और 2 को जोड़ लीजिए आप, -2, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 तो कुछ नहीं होता, तो -2 और 2 मिलके 0 बन जाएगा, आ गया 0। तो इसका मतलब ये होता है। तो हमें एक्सप्लेन करने के लिए इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि पहली 2 टर्म का सम 0 है और पहले 5 टर्म का सम 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी की जो 3 टर्म है, यानी कि तीसरी, चौथी और पाँचवीं टर्म का सम क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसलिए ये हो रहा है कि इसमें, इस केस में जो हमने AP ली थी, इसलिए ये हो रहा है कि H2 हमारा S5 के बराबर आ रहा है। H2 हमारा S5 के बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि तीसरी, चौथी और पाँचवीं टर्म का जो सम है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब सवाल पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो n = 12 और n = 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका जो पहला सवाल पूछा था उसका जवाब दे देते हैं। उसने क्या पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72। कितनी टर्म जोड़ी जाए, तो लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स that should be added, that should be जिनको जोड़ा जाना चाहिए, that should be added, क्या था, जो शुड था, मस्ट था ना, मस्ट बी एडेड, तो मस्ट ही लिख दीजिए, शुड की जगह मस्ट ही लिख दीजिए, ठीक है। that must be added to get क्या 72 था ना, to get the sum 72, to get the sum, हैंस लिख देना ऊपर, हैंस लिखना हो तो हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स डेट मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72। कितनी टर्म जोड़ी जाएंगी, हमारा क्या आंसर आया था, 12 या फिर 6। तो 12 और 6 और 12 लिख देंगे, 12 और 6 या 12 और 6, 12 और 6 या 6 और 12, कुछ भी लिख दीजिए, 12, 6 और 12। तो 6 जोड़ी जाए या फिर 12 जोड़ी जाए, ठीक है। दोनों 2 आंसर आ गए हमारे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, therefore ये तो हमारा एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, S6 हमारा किसके बराबर होगा, S12 के बराबर होगा। या फिर इस टाइप में क्या कर लें, जो बड़ा हो नंबर उसको इस साइड लिख लें, छोटे को उधर लिख लें, ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या है, S12, 12 बड़ा है ना 6 से, तो यानी कि S6 के बराबर होगा। इसका मतलब S12 माइनस S6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या हुई, 7वीं टर्म। तो 7 से लेके कहाँ तक टर्म, 12वीं टर्म तक का सम क्या है, 0 है, ठीक है। इसका मतलब सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 7th to 12th इज इक्वल टू 0। ये सवाल का मतलब हो गया। ये हमने क्या कर दिया, डबल आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। जैसे इसमें किया था, मैंने आपको बताया था ना, S5 माइनस S2 इक्वल टू 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि S5 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरी की बात मतलब S2 ये हो गया, तो मतलब तीसरी, चौथी और पाँचवीं टर्म का सम 0 है, ठीक है। तो पाँचवीं क्या, S5, तो तीसरी, चौथी और पाँचवीं टर्म का सम 0 है। इसी तरीके से मतलब तीसरी से लेके पाँचवीं टर्म का सम इसमें 0 था, ठीक है। तो तीसरी से लेके पाँचवीं कैसे आई, हमारा S2 आया था, तो S2 के बाद क्या था, तीसरा, 2 के बाद 3 आता, तीसरी से लेके और 5 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। S5 तीसरी से लेके पाँचवीं टर्म का टर्म 0 है। तो यही इसमें लिख देंगे हम कि 7वीं से लेके 12वीं तक का जो सम आएगा टर्म का, वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो कुछ टर्म इस तरीके से आएंगी कि 7 से लेके 12, जैसे इस तरीके, इसमें तीसरी से लेके पाँचवीं टर्म इस तरीके से आ रही थी कि आपस में जोड़ने में वो कट जा रही थी। ऐसे ही इस AP में आगे जाके 7 से लेके 12 टर्म ऐसे आएंगी, 7 नंबर से स्टार्ट होंगी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 6 टर्म ऐसी आएंगी जिनको जोड़ने पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आपस में कट जाएंगी जोड़ने पे, ठीक है। तो सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 7th to 12th क्या आ जाएगा, 0। ये हमने आंसर को एक्सप्लेन कर दिया, जो हमारा डबल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस मायने से, ठीक है, अच्छा सवाल था। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी CBSE 2014 में आ चुका है। आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 7 and 49 रेस्पेक्टिवली। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है ये किसी AP की, वो क्या है, 7 और 49 है, ठीक है। तो पहली टर्म, तो AP की जो पहली टर्म है और लास्ट टर्म है वो हमको क्या दे रखी है, 49 दे रखी है, ठीक है। लास्ट टर्म 49 दे रखी है, AP खत्म यहाँ पे, ठीक है। ये फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब AP खत्म, इतनी AP है, ठीक है। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज़ 420, सारी सम का टर्म सम कितना दे रखा है, मतलब SN हमें कितना दे रखा है, 422 दे रखा है, ठीक है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस पता लगाना है, तो ठीक है। तो AP ये हो गई हमारी गिवन, क्या गिवन है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो N क्या है, मान लीजिए इसमें, इस AP में मान लो N टर्म्स है, तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट द AP हैव N टर्म्स। मान लो AP में क्या है, N टर्म्स है हमारी, ठीक है। तो SN हमारा गिवन कितना है, गिवन क्या है, सम,
सम एस एन हमारा कितना दिया है 420 दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में रख देंगे हम सीधा n/2 2a चाहो तो ना, तो अब a2 × 7 + n-1 और d क्या है हमारा, d तो पता लगाना ही है, ठीक है, d हमें पता लगाना है, ठीक है। सॉरी इस फॉर्मूले में नहीं रखेंगे, गलती हो गई थोड़ी सी, ठीक है, इसको हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उससे आराम से निकल जाएगा ये, ठीक है, इसमें इससे नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखो अब दूसरा वाला फार्मूला काम आएगा आपका इसमें। दूसरा वाला फार्मूला क्या होता था, n/2 a + l, a + l होता था ना, a + l, a क्या होती थी फर्स्ट टर्म और दूसरी क्या होती थी लास्ट टर्म, ठीक है, 420, ठीक है। तो यानी कि n/2 a पहली टर्म क्या है 7, तो लिख लेंगे 7 और लास्ट टर्म क्या है 49, तो लिख लेंगे 49, ठीक है, = 420। आगे लिख देंगे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, यहाँ लिख देंगे सिंस फर्स्ट टर्म = a = क्या है 7 और लास्ट टर्म = l, ये हमारी क्या है 49 है, ठीक है। बस कर लेंगे अब क्या, n/2 7 + 49 कितना हो जाएगा 700 या 56, ये हमारा 56 हो जाएगा, ठीक है। 7 49 को जोड़ेंगे 56 आ जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा किससे, इससे कट 2 से कट जाएगा, 2 × 2 = 4 5 और 2 × 16, ये हमारा 420 के बराबर है। यहाँ से कर लेंगे n = 420/28, 4 7 = 28, 4 1 = 4, 4 10 = 40, 4 5 = 20, ठीक है। तो हमारा n हमारा कितना आ जाएगा, 7 1 = 7, 8 9 10 35, 7 5 = 35, n हमारा 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो n हमारा क्या है, कितनी टर्म्स का हो जाएगा, 15 टर्म्स हैं इस AP के अंदर, ये निकल के आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पता लगाना है, हमें क्या पता लगाना है, कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे, 15 टर्म्स हमें इसमें पता लग गई। अब 2 तरीके हैं कॉमन डिफरेंस पता लगाने के, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पता लगाने मतलब डी पता लगाना है, तो डी पता लगाने के लिए क्या तरीके हैं, 15 टर्म है, 15 टर्म में मतलब कि ये 49वां टर्म है, ये क्या है, ये हमारा 15वां टर्म है, 15th टर्म है, ये बात समझ में आ गई। जब इस AP के अंदर 15 टर्म है तो ये 49वां टर्म, ये 49 जो है ये कौन सा 15वां टर्म होगा। तो हम एक तरीका तो ये है, हम सीधा क्या कर लें, T15 रख लें किसके बराबर, 49 के बराबर, 49 के बराबर। इसका फॉर्मूला लगा देंगे a + n-1d, a हमें पता ही है, n हमें पता ही है, d रह जाएगा, d पता लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और एक तरीका यही है, हम SN की जगह क्या रख लें 420 रख लें दोबारा से। दूसरा तरीका क्या है, SN की जगह हम क्या दोबारा से 420 रख लें, और इस बार हम ये वाला फार्मूला यूज़ ना करके कौन सा फार्मूला यूज़ करें, जो अपना वो वाला होता है, कौन सा 2a + n-1d, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। इसमें क्या रख लें, n हमें पता ही चल गया 15 है, a हमें पता ही है, ठीक है, ठीक है, n हमें पता ही है, d रह जाएगा। तो चाहे इसको यूज़ कर लें चाहे इसको यूज़ कर लें, दोनों से आपका d निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपका है। तो आप लिख लेंगे क्या, n = 15 है, तो यानी कि 15वीं टर्म इसके लिए क्या लिखेंगे, देर, अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, या फिर आगे इम्प्लाइज करके इसके नीचे लिख लेंगे, इट इम्प्लाइज दैट 15th टर्म, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 15th टर्म, 15वीं टर्म क्या हो जाएगी हमारी 49 हो जाएगी, यानी कि T15 हमारी 49 हो जाएगी। इसका मतलब a + n-1d, यानी कि a + 15 - 1d, ठीक है, = 49, ठीक है। a क्या है हमारा, a हमारा 7 है, तो 7 + ये क्या 14d हो जाएगा, = 49, यहाँ से d पता लग जाएगा आपका, कितना आ जाएगा d, इस 49 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो d डिवाइड बाई कितना 42 डिवाइड बाई 14, 14 3 या 42 होता है, d आपका 3 निकल के आ जाएगा। और दूसरा तरीका बताया था मैंने आपको क्या, यही कि आप क्या करेंगे, SN को 420, लेकिन इस बार ये दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका ये है, इससे भी आपका यही d निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, 2014 में आ चुका है CBSE में। ये द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63, ठीक है। किसी AP की क्या पहली 7 टर्म का टर्म, पहली 7 सम का टर्म कितना है, 7 टर्म का सम कितना है 63 है। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, और इसके अगले 7 टर्म का सम कितना है, नेक्स्ट 7 टर्म्स का क्या है 161। मतलब कोई AP है, उसकी पहली 7 टर्म ले ली हमने और उसकी फिर अगली 7 टर्म ले ली, ये अगली 7 टर्म का सम हमें कितना दे रखा है 161 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे निकालेंगे, ये अगली 7 टर्म, देखो किसी AP की पहली 7 टर्म का दम हमको तो ये दे रखा है, कितना दे रखा है 63 दे रखा है, और अगली 7 टर्म, जो अगली 7 टर्म होंगी उनका सम दे रखा है कितना 161 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम इसमें कैसे लिखेंगे फॉर्मूला की टर्म में, तो इसका मतलब पहली 7 और 7 14, तो पहली 14 टर्म का सम कितना आ गया हमारा 63 और 161,
भाई ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं ना, S14 मतलब पहली 7 और 7 14 मिला के 7 और 7 14, तो पहले 14 टर्म का सम कितना आ जाएगा 63 जोड़ दो किस में 161 में जोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे, यही इसमें थोड़ी ट्रिक है, ठीक है। तो पहली 7 टर्म का सम हमें ये दे रखा है और अगली 7 टर्म का सम हमें ये दे रखा है, तो हम मिला के इन दोनों को लिख लेंगे क्या, पहली 14 टर्म का सम हमारा ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी और 1 और 1 2 हो जाएगा, 224 आ जाएगा। तो पहली 14 टर्म का सम हमारा क्या आ जाएगा 224 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको अब इस्तेमाल करेंगे सवाल सॉल्व करने में, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस AP। अब इस AP की 28वीं टर्म आप पता लगाएं, ठीक है। 28वीं टर्म मतलब T28 आपको पता लगानी है, बड़ा आसान है, ठीक है। ये n/2 ये भी किस में इक्वेशन आ जाएगी, देखो n तो है ये, इसमें n तो 7 हो जाएगा, इसमें n क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगी 7/2 और 2a प्लस n-1d, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। n की जगह 7 हो जाएगा, 7-1d, ठीक है। और इसमें इक्वल टू 63, और दूसरी ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी 14/2 2a प्लस 14-1 यानी कि 13d, 14-1d हो जाएगा ना, 14 में से 1 गया, यहाँ 7 में से वैसे 1 गया तो 6 बचता, तो 14 में से 1 गया तो 13 बचा, d इक्वल टू कितना 224। ये दो आपकी इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। एक तो ये आ गई 7/2 2a प्लस, ये a और d में दो इक्वेशन आ जाएंगी, सॉल्व करके देख लेना आप, ठीक है। 7/2 ये आ जाएगी 2a प्लस 6d इक्वल टू 63, और ये वाली आ जाएगी क्या 14/2 यानी कि 7 2a प्लस 13d इक्वल टू 224। तो ये आपकी क्या है, इनको और अच्छे से सॉल्व करोगे, 2 को उधर भिजवाओगे, 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 3 6 2 से 126, और ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया 14a प्लस 7 6 42d, ठीक है। ये जैसे 7 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया 7 2 40 से, हाँ सही है, 2 3 6 हाँ सही है, 7 2 14a प्लस 13 7 91d इक्वल टू क्या हो जाएगा 224। अब देखो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, क्या a और d में दो इक्वेशन आ गई, इनको आपको सॉल्व करके a और d निकाल लेना है। जैसे a और d निकल जाएगा उससे T28 निकल जाएगा। T28 कैसे निकलेगा, T28 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d होता है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, अब देखो n हर बार बदल रहा है, यह ध्यान रखना, ठीक है। इसमें n क्या था, जब S7 लगाया तो n 7 था, ठीक है। इसमें जब S14 लगाया तो n क्या बन गया 14 बन गया। अब इसमें n क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को ना लिख के सीधा n रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले को ना लिख के सीधा n रख दें, तो सीधा n रखेंगे तो क्या हो जाएगा 28, ठीक है, क्योंकि हर बार n बदल रहा है। तो a और d नहीं बदलेंगे, a और d तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। अगर AP हमको एक ही दी गई है तो AP क्या है, तो a और d इनसे निकल के आ जाएंगे आपके, तो आपका a प्लस 27d ये आपका निकल के, a और d की वैल्यू आपकी इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब लैंग्वेज के साथ ये तो सवाल का तरीका बता दिया मैंने कैसे करना है, ठीक है। और लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, बस वही लिख लेंगे, गिवन सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इक्वल टू 63, ये दिया हुआ है, यानी कि ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स क्या दिया 63 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा S7 हमारा 63 है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, गिवन सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स हमें कितना दिया हुआ है 161 है ना शायद, हाँ 161 दिया हुआ है। अगली 7 टर्म का सम हमें कितना दिया हुआ है 161 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा S14 हमारा कितना हो जाएगा 63 में 161 जोड़ देंगे, 63 में 161 जोड़ देंगे तो जो भी आया था 1 + 3 4 और 6 + 2 1 224 आया था, है ना। तो ये हमारा 224 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे अब इसको खोल लेंगे, इसको यहीं खोल लेना चाहिए था, ये गिवन मैंने गलत लिख लिया। इसको और खोल के यहाँ इक्वेशन बना लेना, आप उस इक्वेशन को 1 कर लेना, ठीक है। इसको यहाँ खोल लेना और जो भी इक्वेशन है उसको, जो इक्वेशन अभी बनाई थी वो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम किस में रख देंगे T28 पता लगाने में रख देंगे। और हमें क्या T28वां टर्म पता लगाना, तो लास्ट में जो आंसर आएगा हमारा T28 सॉल्व करके उसको लिख देंगे, हैंस 28th टर्म इक्वल टू जो भी आंसर आएगा लिख देंगे, क्या आएगी 28 टर्म, ठीक है। तो 28वीं टर्म जो आएगी इसकी सेपी की आंसर आएगा 57। आप आंसर चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो बेसिकली इस सवाल में बस एक ही कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने कहा था अच्छा सवाल है। यही कॉन्सेप्ट था कि पहले 7 टर्म का 63 है, अगले 7 का टर्म है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, पहले 14 टर्म का सम निकाल लेंगे, ठीक है। यही एक इसमें ट्रिक थी, यही एक कॉन्सेप्ट था इसमें नया, ठीक है। बाकी तो सवाल तो बिल्कुल सिंपल है और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करवाएं दूसरे लोगों से भी, और वीडियो को लाइक करवाएं दूसरे लोगों से भी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।